तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 19 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो सारा एग्जाम एनालिसिस टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और आज बहुत सारे लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजा है, हालांकि कुछ लोगों ने जो है PDF तैयार होने के बाद में प्रश्न भेजे हैं, तो उनका नाम हमको याद है, उनके बारे में भी आपको बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले तरुण रायकवार जी 86 नंबर इनके आए हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी हमने लगा दिया है। और बहुत सारे प्रश्न उन्होंने भेजे हैं, टेलीग्राम पर भी भेजे इन्होंने और इन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर भी भेजे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में सुमित तोमर जी मुरैना से हैं, 82 नंबर इनके आए हैं। इसके अलावा जगमोहन यादव जी, इनके 73 नंबर आए हैं, हालांकि इनका नाम नहीं डाल पाए क्योंकि PDF तैयार हो चुकी थी। उसके पास में जो है शुभम परिहार जी, इनके 81 नंबर आए हैं, इन्होंने भी हमको बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। तो सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस करने वाले हैं भाई। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, साइंस से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका आपसे सूत्र पूछा गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 1/2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में डिटेल में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O होता है, जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रतिनिधित्व करता है। इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें कैल्शियम सल्फेट का एक अणु और पानी का आधा अणु होता है। 1/2 लगा हुआ है, इसका मतलब H2O पानी का आधा अणु इसमें शामिल होता है। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आज पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, देखिए सबसे पहले तरुण जी के बारे में बता दें। देखो, तरुण जी के नंबर यहाँ पर आए हैं 86, आप यहाँ पर देख सकते हैं 86 नंबर तरुण रायकवार जी। और काफ़ी सारे प्रश्न उन्होंने भेजे, आप देख सकते हैं 1952 वाला, भोपाल वाला, लाइसेंस प्रणाली और बहुत सारे प्रश्न उन्होंने भेजे हैं, जिसके बारे में आपको धीरे धीरे हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा 83 नंबर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अरविंद जी के आए हैं। इन्होंने 6 दिनों में हमारे PDF नोट्स को कंप्लीट किया था। ये आपको PDF का स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहा होगा। सर ये PDF नोट्स कौन से हैं? तो भाई जिन लोगों के एग्जाम हो गए हैं उनके पास में MPSI के लिए मौका है। जिन लोगों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है MP पुलिस कांस्टेबल का, अगर वो चाहते हैं कि हमारे भी अच्छे नंबर आए इस तरह से, तो आप अभी MP पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है और अगर आप दम रखते हैं कि हाँ इन PDF नोट्स को हम 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ करके खत्म कर लेंगे, तो अभी आपके पास में मौका है। इन नोट्स को कंप्लीट करके आप जाइए, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ये नोट्स मात्र आपको 189 की जगह अब आपको 179 179 रुपए में MP पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, MPG के इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, सारे मैराथन की PDF, इसके अलावा जो लेटेस्ट प्रश्न ESB पूछ रहा है उन सब की कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। यही एक वजह है कि बहुत अच्छे नंबर जो है प्राप्त हो रहे हैं लड़कों को इन नोट्स को कंप्लीट करने के बाद में। ठीक है, इसके अलावा MPSI की भर्ती बहुत दिनों के बाद में आई है और आगे भी ये बहुत दिनों के बाद में आएगी। 8 से 9 सब्जेक्ट इस पर आपको देखने को मिलने वाले हैं MPSI में। तो ये कंप्लीट नोट्स आपको मात्र 199 रुपए में MPSI के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं। ESB के जो है सुपर सिलेक्शन नोट्स रहेंगे, तो आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है छात्रावास अधीक्षक की नई भर्ती 5000 पदों पर आने वाली है, उसके भी नोट्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। 2-3 उसमें नए सब्जेक्ट भी हैं, जैसे प्रशासनिक अभियोक्ता है, पॉक्सो एक्ट है, तो उन सब के भी नोट्स आपको मात्र 199 रुपए में मिलने वाले हैं। ये नोट्स प्राप्त कैसे करेंगे? तो छोटी सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर अगर आपको MP पुलिस कांस्टेबल, ASI या फिर LDC के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 का पेमेंट करना है। अगर आपको MPSI के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपए का पेमेंट करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको आगे की सारी PDF टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो साइंस का अगला प्रश्न आपके सामने ये है। देखो, प्रतिरोध से आज 2-3 प्रश्न आए थे जो रायकवार जी ने भेजे हैं। तो प्रतिरोध को आधा करने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप प्रतिरोध को आधा करते हैं तो धारा क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। कैसे हो जाती है? आइए देख लीजिए। तो यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि धारा और प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इसका मतलब है जब प्रतिरोध कम होता है तो धारा बढ़ती जाती है और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होती जाएगी। इस प्रभाव को समझने के लिए ओम का नियम है। ओम के नियम से प्रश्न को यही पूछा गया है कि I बराबर VR होता है। ठीक है, अब अगर हम V का वैल्यू निकालेंगे तो 1/R हो जाएगा, मतलब I/R हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर प्रतिरोध बढ़ाते जाएंगे तो जो है धारा वो कम होती जाएगी, धारा बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध
कम होता जाएगा। जस्ट अपोजिट होता है आई बराबर भी अपॉन आर, व्यतक्रमानुपाती होता है, देखो आई बराबर भी अपॉन आर, ठीक है। आर बढ़ाते जाइए तो आई कम होती जाएगी, आई बढ़ाते जाइए तो आर कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ओम का नियम ध्यान रखना, यहाँ से आगे भी प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घर में इस्तेमाल होने वाले लाल तार का उपयोग क्या होता है। तो लाल तार जो है वो लाइव तार के रूप में कार्य करता है और लाल तार एक तरह का गर्म तार होता है। चलिए देखिए, तो घर में लाल तार का उपयोग गर्म तार के रूप में किया जाता है, जिसका मुख्य काम बिजली को लोड तक पहुंचाना है। इसका इस्तेमाल अक्सर 240 वोल्ट के उपकरणों जैसे एयर कंडीशनर हो गया, ठीक है, इन सब में किया जाता है, जहां एक के बजाय दो गर्म तारों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो लाल तार एक लाइव तार होता है जो गर्म तार को दर्शाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। अभी तक अर्थ तार भी पूछ रहे थे ना कि ग्रीन कलर का कौन सा तार होता है, ब्लैक कलर का कौन सा तार होता है, तो ये थोड़ा तारों वाले प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। डेली एग्जाम एनालिसिस आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो, न्यूरॉन से एक प्रश्न पूछा गया था, बड़ा घुमा करके पूछा था, कथन वाला ये प्रश्न पूछा गया था, ये कथन में इसके आंसर दिए गए थे। पूछा गया था भाई, यदि शरीर से सभी न्यूरॉन्स को निकाल दिया जाए तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शरीर के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, क्यों, आइए देखते हैं। न्यूरॉन में चोट लगने से मस्तिष्क से आने जाने वाले संकेतों में रुकावट आ जाती है, जो प्रत्यावर्ती क्रिया होती है ना, उस पर असर पड़ता है, ठीक है, जिससे मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पाती हैं या चोट वाले हिस्से में संवेदना खत्म हो जाती है, जैसे जिसे हम कहते हैं ना पैरालाइज हो गया, तो वो न्यूरॉन्स में ही चोट लगती है जिसकी वजह से व्यक्ति पैरालाइज्ड हो जाता है। तंत्रिका संबंधी चोटें मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और परिधीय तंत्रिकाओं को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे पैरालाइज की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया था कि कार्बन के परमाणु कितना बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन के परमाणु 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। कैसे, देखिए, तो कार्बन के परमाणु सामान्यतः 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह कार्बन को अन्य परमाणु के साथ में एकल, दोहरे, तिहरे बंध बनाने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के अणु बना सकता है। तो 4 सहसंयोजक बॉन्ड कार्बन के परमाणुओं के द्वारा बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला पूछा गया था, सोने की सफाई करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्या मिलाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में एक्वा रेजिया को मिलाते हैं। इसका रेशियो पूछा था, तो 1:3 का रेशियो होता है, ठीक है। देखिए, इसके बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं, एक्वा रेजिया पूछा गया था, अम्ल राज के बारे में पहले भी पूछा गया था, ये रिपीटेड प्रश्न है। तो एक्वा रेजिया एक संक्षारक अभिकर्मक है, जिसका उपयोग कांच के बर्तनों की सफाई और सोने के शोधन में किया जाता है। यह नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:3 के अनुपात में मिलाकर के इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसका रेशियो पूछा जाए तो 1:3 आपको बताना है। इसको अम्लराज कहते हैं, इसी को एक्वा रेजिया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चलो एमपी पर चलते हैं। एमपी का प्रश्न, भैया सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है। तो सबको पता है, सतपुड़ा की रानी हम पचमढ़ी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखो, पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह सतपुड़ा पर्वतमाला की तलहटी में बसा है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों, झरनों और प्राचीन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगर स्थान की बात करें कहाँ पर है, तो पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में है, जिसे अब नर्मदापुरम कहते हैं, और सतपुड़ा रेंज की घाटी में है। आकर्षण क्या है, यह हिल स्टेशन अपनी हरियाली, झरनों जैसे कि बी फॉल्स, ध्यान रखना बी फॉल कहाँ पर है, पचमढ़ी में है। प्राचीन गुफाएं जैसे कि जटाशंकर गुफा, ये जटाशंकर गुफा कहाँ पर है, पचमढ़ी में, ठीक है। और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ये पचमढ़ी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपको बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया है, चंडी देवी का मेला कहाँ पर लगता है। तो देखो, मध्य प्रदेश के सीधी में चंडी देवी का मेला लगता है। कहाँ पर, पूरा आइए देखकर बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश में चंडी देवी का मेला सीधी जिले के घोघरा गांव में लगता है। अब देखो क्या कह रहे हैं पता है, मतलब गांव के नाम भी पूछ रहे हैं, तहसील का नाम भी पूछ रहे हैं। अभी सांवरा वाला पूछा था है ना, पीर बुधान का मेला किस तहसील में लगता है, तो सांवरा उसका आंसर था। आज आपसे आगे पूछ सकते हैं किस गाँव में लगता है चंडी देवी का मेला, तो घोघरा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे जिला पूछ रहे हैं तो सीधी जिले में लगता है, ठीक है। दोनों आपको हम बता दे रहे हैं। यह मेला मार्च अप्रैल के महीने में आयोजित होता है, जहां चंडी देवी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। तो पूरा डिटेल आपको समझा देते हैं। देखिए, स्थान क्या हो गया, सीधी जिले का घोघरा गांव, अवधि क्या हो गई, मार्च अप्रैल के दौरान। महत्व क्यों है, यह मेला चंडी देवी को समर्पित है, जिन्हें पार्वती देवी का नाम, पार्वती देवी के अवतार के बारे में माना जाता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चामुंडा देवी का मेला पूछा गया, तो चामुंडा देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगता है, तो ये देवास जिले में लगता है। कहाँ पर, देवास में। मध्य प्रदेश में चामुंडा देवी का मेला देवास शहर में लगता है, जो देवास टेकरी पर स्थित चामुंडा माता मंदिर में भरता है। यह मंदिर देवास शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां भक्तों की भारी भीड़ रहती है, ठीक है। स्थान हो गया देवास, मध्य प्रदेश। मंदिर कहाँ पर है, देवास टेकरी पर।
और ये जो है देवास के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला देखिए 1952 का विधानसभा चुनाव, यहाँ से बहुत प्रश्न आ रहे हैं और डेली आ रहे हैं, ठीक है। पूछा गया 1952 की विधानसभा चुनाव में भोपाल में कितनी सीटें थी। 3 बार ये प्रश्न पूछा गया, एक बार मध्य भारत पूछा, विंध्य प्रदेश पूछा, आज भोपाल पूछ लिया है। तो भोपाल में 30 सीटें थी, ठीक है। तो भोपाल विधानसभा की सीटें थी 30, बहुमत के लिए 16 सीटों की आवश्यकता होती थी और ये चुनाव 27 मार्च 1952 को संपन्न हुए थे। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला, लाइसेंस प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। आपने ऊपर देखा ये प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने स्क्रीनशॉट में दिखाया उन्होंने, जो उसमें लिख करके उन्होंने भेजा था, व्हाट्सएप पर भी भेजा था उन्होंने। 1951 में लाइसेंस प्रणाली की शुरुआत हुई थी। चलिए देख लेते हैं इसको कब समाप्त किया गया, वो भी आपको बता देते हैं, और क्यों समाप्त किया वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, तो भारत में लाइसेंस प्रणाली की शुरुआत 1951 में हुई थी। यह औद्योगिक नीति संकल्प का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य उद्योगों की स्थापना, विस्तार को विनियंत्रित करके संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और एकाधिकार को नियंत्रित करना था। उद्देश्य क्या था? 1951 की औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र को नियंत्रण में रखना था, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्थापित औद्योगिक नीतियों के अनुरूप कार्य कर सकें। यानी कि उद्योगों को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कायदे कानून बना दिए गए, और बोला अगर आप इन नियम कायदे कानून को मानते हैं तो फिर आप एक लाइसेंस बनवाइए, तभी आप यहाँ पर जो है अपना धंधा वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसको लाइसेंस राज कहा गया। इस प्रणाली को अक्सर लाइसेंस राज कहा जाता है, जो 1947 से 1991 तक चला था। इस दौरान व्यवसाय को शुरू करने और संचालित करने के लिए कई लाइसेंस और परमिट की आवश्यकता होती थी। तो जब यहाँ पर ये देखा गया यार ये तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और भारत इस तरह से विकसित तो नहीं हो पाएगा। अगर कोई दुकान खोलना चाह रहा तो भैया बहुत सारा परमिट लेकर के आओ, बहुत सारा लाइसेंस लेकर के आओ, तो कोई काम ही नहीं करना चाहता था, है ना। फिर इसके बाद में क्या हुआ, उस समय अपने वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन्होंने कहा कि एलपीजी की नीति चालू करते हैं। इसमें क्या था कि भाई लाइसेंस वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया, आप बढ़िया से अपनी दुकान खोलिए। इसके अलावा बाहर से जो लोग कंपनियां आ रही हैं वो भी भारत में आकर के अपना व्यापार कर सकती हैं, भारत की जो कंपनियां हैं वो भी बाहर जाकर के अपना व्यापार कर सकती हैं। उसी का परिणाम है कि आज आप लिवाइस के शूज़ पहन रहे हैं, और जो है क्या कहते हैं कि एडिडास के शूज़ पहन रहे हैं, नाइकी की टी शर्ट पहन रहे हैं। पहले ये सब नहीं होता था, ठीक है ना। पहले केवल एक ही शूज़ चलता था भारत में 1951 से पहले, जो कि था बाटा का, ठीक है। वही बाटा का ब्लैक वाला ही जूता पहना जाता था, ठीक है। गाँव में जानते थे, वो पनही बोलते उसको, वही सब पहना जाता था। 1991 के बाद में ये फैशनेबल चीज़ें बाहर की कंपनियां भारत में आई, तो ये सारी चीज़ें चालू हुई। तो समाप्ति कब की गई? 1991 के आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया। उस समय अपने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये जो है सुझाव दिया था पीवी नरसिम्हा राव को, और ये जो है एलपीजी की पॉलिसी लागू की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बास्केटबॉल के रिंग की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? ये आपसे पूछा गया था। तो 10 फीट होती है। अगर मीटर में पूछा गया हो तो 3.05 मीटर होती है। चलिए देखते हैं, बास्केटबॉल रिंग की ऊंचाई जमीन से 10 फीट या फिर 3.05 मीटर होती है। शायद यही पूछा गया था, 3.05 है ना। यह ऊंचाई मानक ऊंचाई है, जो पेशेवर लीग जैसे कि एनबीए हो गया, अन्य जितनी भी लीग होती हैं उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, तो जो मानक ऊंचाई होती है वो ज़मीन से 10 फीट की ऊंचाई पर 3.05 मीटर पर लगाई जाती है। बाकी की जो अन्य लीग है, जैसे कुछ जूनियर लीग हो गए, तो बच्चे लोग अगर खेलेंगे तो ऊंचाई को कम करेंगे, सीधी सी बात है। इतनी ऊंचाई पर थोड़ी बच्चे लोग फेंक पाएंगे। तो बच्चों के लिए जो टूर्नामेंट होता है उसमें इसकी ऊंचाई को कम कर देते हैं, लेकिन जो मानक है वो आपका कितना है? 3.05 मीटर, यानी कि 10 फीट का होता है, ठीक है। तभी देखो बास्केटबॉल के खिलाड़ी लंबे लंबे देखने को मिलेंगे आपको, 7-7 फुट के खिलाड़ी होते हैं ना। कोई छोटा खिलाड़ी आपको बास्केटबॉल में नहीं मिलेगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो विराट कोहली ने 2 लोगों का रिकॉर्ड तोड़ा था। अब वो ऑप्शन में देखना पड़ेगा। सही आंसर सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। और किसका तोड़ा था, क्या रिकॉर्ड तोड़ा था? आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो विराट कोहली ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, स्पीड तो ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर आपकी तो वंदे भारत चालू हो जाती है, स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। तो अगर स्पीड ज़्यादा हो तो कम कर दें, है ना। देखो, तो विराट कोहली ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 उन्होंने सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा दोनों के रिकॉर्ड तोड़े थे। सचिन तेंदुलकर का क्या रिकॉर्ड तोड़ा? तो विराट कोहली ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सचिन तेंदुलकर के सबसे तेज 14,000 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा था। तो ये सचिन का रिकॉर्ड हो गया। कुमार संगकारा के बारे में देख लो, विराट कोहली ने एक दिवसीय मैचों में 14,000 रन के आंकड़े तक पहुंचने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बनकर के कुमार संगकारा के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था, ठीक है ना। तो ये दोनों रिकॉर्ड सचिन जो है आपके विराट कोहली जी के द्वारा ध्वस्त किए गए थे। आगे बढ़ते हैं।
हैं, आगे पूछा गया था तापी घाटी जो है या फिर ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के किस दिशा को की सीमा रेखा को निर्धारित करती है? तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है ताप्ती नदी या फिर तापी घाटी। आइए देख लेते हैं। देखो तापी घाटी यानी कि तापी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। यह नदी मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र गुजरात से होकर के बहती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में रहती है, फिर महाराष्ट्र में जाएगी, फिर गुजरात में जाएगी और पश्चिम की ओर जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले बता भी चुके हैं कि भाई नर्मदा के समानांतर, एक मिनट रुकिएगा, ये नदी जो है वो नर्मदा के समानांतर बहती है। आपको बता चुके हैं ना कि ये देखो ऊपर से अमरकंटक से नर्मदा निकल करके बहती है इस तरफ, इसी के समानांतर ताप्ती नदी बहती है। ये मुल्ताई से निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है, सतपुड़ा पर्वतमाला इन दोनों को अलग करती है ना, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। और ये पश्चिम की ओर बहती है और मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का यह निर्धारण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और ये प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम मतलब दक्षिण क्या कहते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। अगला पूछा गया, देखो अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल पूछा गया है, तो आर्टिकल 263 यानी अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किया गया है। चलिए देख लेते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में 263 में किया गया है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को ऐसी परिषद बनाने की अधिकार देता है यदि उन्हें लगे कि राज्यों के बीच या फिर केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए जो है इसकी आवश्यकता है, यानी कि केंद्र और राज्य आपस में समन्वय नहीं स्थापित कर पा रहे हैं तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? संघ और राज्य के बीच में विभिन्न राज्यों के लिए जो भी परेशानियां आ रही हैं उसको निपटाने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल पूछा गया था तो आर्टिकल 263 है, इतना आपको याद रखना है। ये तीसरी बार प्रश्न रिपीट हुआ, इसीलिए आपसे कहते हैं कि हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखिए, क्योंकि मान लीजिए अगर एक भी शिफ्ट से आपके 2 से 3 प्रश्न फंस गए तो आपके लिए फायदे का सौदा हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पूछा गया है 1830 में पुलिस प्रणाली किस घटना के फलस्वरूप शुरू की गई थी? मतलब कि पुलिस प्रणाली क्यों शुरू की गई थी? कुछ लोग बता रहे थे, पूछा गया था पुलिस प्रणाली किसने शुरू की थी, तो पूरा अभी क्लियर हो जाएगा। अपराधियों को रोकने के लिए पुलिस प्रणाली शुरू की गई थी। किसने शुरू की गई थी वो डिटेल में क्लियर हो जाएगा। देखिए 1830 में पुलिस प्रणाली को आधुनिक बनाने का श्रेय सर रॉबर्ट पील को दिया जाता है, जिन्होंने ब्रिटेन में अपराध की बढ़ती दर को रोकने के लिए पुलिस सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की थी। उन्होंने 1829 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्थापना की, जिसे बॉबी या फिर पीलर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? तो देखो पुलिस सुधारों के कारण पील ने यह महसूस किया कि अपराधियों को रोकने के लिए एक पेशेवर, संगठित और राज्य वित्त पोषित पुलिस बल की आवश्यकता है। आज आप जो पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो इसमें पैसा वैसा दिया जाता है, पैसा का अर्थ है जो आपको सैलरी दी जाती है, वो सब इन्हीं पील महोदय की वजह से हुआ था, है ना। इनको लगा कि हाँ भाई पुलिस की आवश्यकता है इस क्षेत्र में, तब इन्होंने पुलिस बल की स्थापना की थी 1830 में। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तुगलक वंश का अंत किस शासक ने किया था? तो तैमूर लंग ने तुगलक वंश का अंत किया था। कैसे किया था आइए देखते हैं। तैमूर के 1398 ईस्वी में आक्रमण और दिल्ली को लूटने से तुगलक वंश का अंत हुआ, जो नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में समाप्त हुआ। नासिरुद्दीन महमूद शाह का जो टाइम चल रहा था जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था और जो है उसने इस वंश को समाप्त कर दिया था। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को कमजोर कर दिया, जिससे अंततः इस वंश का पतन हो गया और सैयद वंश का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी कि सैयद वंश जो है इस वंश के बाद में, तुगलक वंश के बाद में आया। किसके आने की वजह से? तैमूर लंग की वजह से। अगला देखिए, तैमूर लंग क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो वो एक जो है पैर से लंगड़ा था, है ना, इसलिए उसका नाम तैमूर लंग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है लद्दाख को कश्मीर से कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? तो जास्कर पर्वतमाला जो है वो लद्दाख को कश्मीर से अलग करती है। देखिए लद्दाख को कश्मीर से जास्कर पर्वतमाला अलग करती है। यह पर्वत श्रृंखला वृहद हिमालय का हिस्सा है और कश्मीर की घाटियों को लेह की सिंधु घाटी से विभाजित करती है। भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है? तो जास्कर रेंज वृहद हिमालय और लद्दाख रेंज के बीच में स्थित है। विभाजन यह लद्दाख को कश्मीर से अलग करती है। तो जास्कर पर्वतमाला आपको केवल ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया है इंदौर के बीजी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो इसे बीजी रोड कहिए या फिर जीबी रोड कहिए, ये ग्रैंड ट्रंक रोड का ही एक पार्ट है। इसका निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि विभिन्न शासकों के द्वारा करवाया गया था, जिसमें शुरुआती काम शेर शाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में करवाए थे और बाद में इसका पुनर्निर्माण गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने करवाया था। ठीक है, तो या तो ऑकलैंड ऑप्शन में होगा या फिर शेर शाह सूरी होगा, जहां तक ऑकलैंड ही आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। अगला, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप से कौन सा चिन्ह लिया गया? ये आपका कथन बना करके
पूछा गया था, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इससे ये लिया, इससे ये लिया, तो अशोक चिन्ह लिया, तो अशोक चिन्ह तो सारनाथ से लिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के सांची जो स्तूप है वहाँ से हमने सिंह चतुर्भुज को लिया था। क्या लिया था? सिंह चतुर्भुज। चलिए देख लेते हैं। तो सांची स्तूप से भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक सिंह चतुर्भुज यानी कि लॉयन कैपिटल को लिया गया था, जो कि सम्राट अशोक स्तंभ का हिस्सा है और मूल रूप से अशोक के शासन काल में बनवाया गया था। यह स्तूप, जो कि भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण अवशेषों को भी संरक्षित करता है। रायसेन में स्थित है, आपको पता ही होगा। सांची स्तूप के बारे में पहले भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुके हैं। चलिए अब देखते हैं मैथ में किस तरह के प्रश्न आए थे। गणित में देखो प्रश्न पूछा गया था, क्या प्रश्न पूछा था देखिए, कि एक गोले का जो व्यास है, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसको पिघला करके 2 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। अगला पूछा था, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो उसके केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी आपसे पूछी गई थी। 800 छात्रों की एक कक्षा में 40% यदि लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो 60% लड़के हो जाएंगे, ये आप निकाल सकते थे। अगला है, एक बल्लेबाज 10 पारियों का जो औसत मतलब कि एवरेज है वो 30 है, तो 11वीं पारी में 52 रन बना देता है, तो अब बताओ उसका टोटल एवरेज कितना हो गया, यानी कि रन औसत कितना हो जाएगा। अगला, 15,000 रुपये 3 साल के लिए 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितनी राशि देंगे, यानी कि कितना ब्याज देंगे, ये पूछा गया था। सीआई से 2 प्रश्न थे, सिंपल थे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही। अगला था 5,000 रुपये 2 साल में 7% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी राशि बन जाएंगे, यानी कि इसमें आपका मिश्रधन पूछा गया था। सीआई का ये भी प्रश्न था। अगला, एक नाव चालक धारा की दिशा में 8 घंटे में 48 किलोमीटर चलता है, विपरीत दिशा में 6 घंटे में 48 किलोमीटर चलता है, तो धारा की चाल आपको बतानी थी। आज सांख्यिकी से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। आयु से 2 प्रश्न, रेशियो से 1 प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 प्रश्न, माध्य माध्यिका बहुलक से आज कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। और मैथ रीजनिंग आज बता रहे हैं कि लगभग 50 से 55 नंबर की आई थी और जीके जीएस को आज बढ़ा दिया गया है। चलिए देखते हैं रीजनिंग की कुछ प्रश्न। देखो अगला पूछा गया है, 1 वर्ष पहले महीने की 1 तारीख को बुधवार है, तो भाई उस लीप ईयर में कितने गुरुवार होंगे। मतलब ये पूछा गया था कि भाई जो एक कोई वर्ष है, ठीक है, जिसके पहले महीने की पहली तारीख बुधवार है, तो बताइए कि उस लीप वर्ष में कितने गुरुवार पड़ेंगे, ये आपसे पूछा गया था। अगला, एक व्यक्ति का जन्मदिन 29 फरवरी 2004 को है, 2020 तक उसने अपने कुल कितने जन्मदिन मनाए होंगे। उसके बाद में करेक्ट 3 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, ये पूछा गया था। उसके बाद में एक घड़ी में 24 घंटे मतलब घड़ी में 24 घंटे में 0 डिग्री को 22 बार जो है बनता है, यानी कि एक घड़ी है जिसमें जो 24 घंटे के अंदर एक दिन में जो 0 डिग्री है वो 22 बार बनता है, तो 180 डिग्री कितने बार बनेगा। अगला, एक व्यक्ति दाएं तरफ से 35वें नंबर पर बैठता है, बाएं तरफ से 37वें नंबर पर बैठता है, तो उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो सूत्र आपको बता रखा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल निकल करके आ जाएगा। अगला है, एक पंक्ति में संदीप का स्थान बाएं तरफ से 37वां है और श्रवण जो है वो उससे 6 व्यक्ति आगे है, तो संदीप का दाएं से स्थान आपको बताना था। अगला, ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न थे, कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न, मानसिक अभिरुचि के 2 से 3 प्रश्न ही आज पूछे गए थे, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए थे। 2 प्रश्न अल्फाबेट सीरीज के, कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न और सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग 3 प्रश्न। हाँ, आज कटिंग पेपर फोल्डिंग से 6 से 7 प्रश्न आए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाएगा आपके लिए। 2 से 3 प्रश्न पेपर कटिंग से आए हैं और 2 से 3 प्रश्न पेपर फोल्डिंग से आए हैं, तो इसको अच्छे से करके जाना। इनइक्वलिटी का आज कोई प्रश्न नहीं आया था और डायरेक्शन के 2 से 3 प्रश्न थे और कोडेड वाले थे, यानी कि ए बी की दिशा में बी से इतनी दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो प्रश्न थे वो आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न डायरेक्शन से आए थे। चलिए प्रश्नों की संख्या देख लेते हैं। तो मैथ के लगभग 22 प्रश्न आज पूछे गए हैं, रीजनिंग के 28 प्रश्न, यानी कि लगभग मान के चलिए कि आपके 50 से 55 नंबर की ही मैथ आज पूछी गई है। इसके बाद में साइंस के 12 प्रश्न है, रिमेनिंग आपका जीके जीएस करंट अफेयर है। रॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1 से 2 प्रश्न जिनके ऑप्शन गलत थे मैथ और रीजनिंग में, ऐसा बताया गया है। स्कोर देख लेते हैं तो 86 हमने आपको बता ही दिया है, 78, 79, 81, 74, 73 तो यादव जी के थे, जगमोहन यादव जी के, 77, 63 और 82 यहाँ तक के स्कोर आज देखने को मिले हैं हमारे छात्रों के। व्हाट्सअप नंबर हमारा आपको पता ही है 7052547033, इस पर मैसेज करके आप लोग नोट से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे छात्रावास अधीक्षक के चाहिए तो छात्रावास अधीक्षक के मिल जाएंगे, या फिर एमपीएसआई के, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एएसआई, एलडीसी सबके नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको फॉलो कर लेना, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। जिस तरह आज 5-6 लोगों ने प्रश्न भेजे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने प्रश्नों को 1 घंटे के अंदर इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं अपने नाम के साथ में। तो मिलते हैं फिर सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।